हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम सब स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, काइनेमैटिक्स में हम एकदम बेसिक से लेके जे एडवांस से में बहुत ऊपर लेवल तक हम सब जाएंगे, इतने ऊपर तक कि आपका रैंक 1 डिजिट तक आ सकता है जे एडवांस में फिजिक्स के मामले में। यानी कि 100% मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं काइनेमैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ ये पूरा सिलेबस मैं कब तक ख़त्म कर पाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बातें करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो काइनेमैटिक्स देखिए, सबसे पहले अगर काइनेमेटिक्स की बात करें ना, तो काइनेमेटिक्स हम सब 9th क्लास में पढ़ते हैं। और इसमें हम सब बेसिकली बात करते हैं मोशन के बारे में। क्योंकि अगर हम फिजिक्स को समझना चाहें थोड़ा सा, तो हमें पता होगा कि प्रकृति में जितने भी चीज़ें, यानी कि नेचर्स में जितने भी चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करना है, उन्हीं के लॉ को समझना है, क्या कहलाता है फिजिक्स। जैसे कि सुबह होना फिर रात हो जाती है, हमें पता है फिनोमिना। अब नॉर्मल बातें हम सब नहीं करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि भले सूरज नहीं निकलता हो, हमारा जो अर्थ है वो खुद रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा इफेक्ट दिखने को मिलता है कि सूरज पश्चिम में डूब जाता है और पूरब से निकला होता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जानते ही हैं। बस उनका रोटेशन ऐसा है कि हमें ऐसा दिखता है कि पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। लेकिन जितने भी नेचुरल फिनोमिना हम सब देखते हैं नेचर में, उन सभी के बारे में स्टडी करना। जैसे कि अगर मैं ये अपने पेन को दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको अब मैं छोड़ता हूँ तो ये गिर जाएगा। ये क्यों गिरेगा? क्योंकि नेचर का ये प्रॉपर्टी है, नीचे ही गिरेगा। तो मैं जो आपको बताऊंगा, तो उसके बाद ऐसे प्रकृति में घटनाएं नहीं घटेगी, बल्कि प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटती थी, तब हम उसका रीजन फाइंड करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम सब स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स एकदम बेसिक से। और देखिए, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको पहले से आता है। अगर नहीं आता तो आप कहीं से पढ़ लें, या फिर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं यहाँ पे भी वो वीडियो डाल दूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ये बिल्कुल नहीं समझ आने वाला है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वेक्टर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है डिफरेंशिएशन, थर्ड नंबर पे आता है इंटीग्रेशन। अगर आप जे एडवांस की बात करते हैं, बिना इंटीग्रेशन का तो आपका काम ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल का चाहिए, क्योंकि असल में इंटीग्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, जो कि मैथमेटिक्स में क्लास 12th में हम सब पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, हमें सबसे पहले ही ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं तो हम सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, एडवांस लेवल की चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिक अगर आप कहीं से भी सीख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं चल पा रहा है आपका काम, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट कर दे, तो मैं उसका भी एक सीरीज अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स बेसिकली हम सब क्या करते हैं ना, दुनिया में जितने भी मोशंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना ही हम सब मैकेनिक्स के अंदर रखते हैं। देखिए, कोई चीज़ को हम सब देखते हैं, दुनिया में दो ही घटनाएं घट रही, कौन कौन सी? या तो कोई चीज़ रुका रहेगा या फिर चल रहा होगा। यही दो चीज़ तो हो सकती है। अगर हम सिर्फ मोशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहें तो हमें पता चला कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ हो रहा है, या तो चीज़ें रुकी हुई या फिर चल रही है। उन्हीं को स्टडी करने के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बना दिया, जिसको हम सब बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम सब क्या करते हैं, दो चीज़ें पता है क्या है क्या? पहली बात, हम सब देखते हैं मोशन हो रहा था, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, हवाएं चल रही है, लोग जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, यानी कि चल रहा है, या फिर कोई चीज़ रुका है, उनके बारे में पढ़ना। तो जब हमें ऐसा देखा कि या तो चीज़ें रुकी हुई है, तो हम सब ने कहा क्या इसको काइनेमेटिक्स के अंदर रखते हैं। लेकिन जब हम रीजन जानना चाहते हैं कि आखिर कोई चीज़ क्यों चल रहा है या फिर कोई चीज़ क्यों रुका हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उसके पीछे फोर्स होगा, रीजन। तो उनके रीजन के साथ मोशन का स्टडी करना ही हम सब डायनेमिक्स के अंदर रखते हैं। और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को मिला के हम सब बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स। हम सब सीखेंगे बेसिकली मोशन के बारे में। उसके बाद में हम सब पढ़ेंगे कि रीजन क्या है मोशन के पीछे, तो हम सब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे। फिर उसके बाद फोर्स के टाइप देखेंगे। फिर एनर्जी को समझेंगे। फिर उसके बाद हम सब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। उसके बाद एसएचएम पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा मैकेनिक्स का जितने सेक्शन है वो कवर अप हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए अब मैकेनिक काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हैं ऐसे ही। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में तो सबसे पहली बात करते हैं पोजीशन के बारे में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम सब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थर्ड हम सब बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए ये जितना सिंपल लगता है, अब हम सब जे एडवांस की बात कर रहे हैं तो हमें डिटेल में जानना होगा, क्योंकि जितना हम सब डिटेल में अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि छोटे क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हैं, फिर नीट वाला आके कोई पूछेगा, आपको पता चला कि आपको आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम सब इस लेवल पे ट्रेन करेंगे खुद को कि आप जो है टीचर भी बन पाएंगे कम से कम, या फिर ऑथर भी बन सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो 12th तक में। देखिए, हम सब यहाँ पे कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। आप जब आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या आपका सिलेक्शन आईआईटीज में हो जाएगा,
तब आप पढ़ेंगे कि हम सब टाइम को भी कांस्टेंट नहीं मानते हैं, टाइम भी डिल्यूट करने लगता है, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, लेंथ भी एक्सपेंड होने लगता है। तो हम सब उतने डिटेल में भी नहीं पढ़ने वाले, हम सब 12th के अंदर जितने भी चीज़ें हैं मैं उस बात का ध्यान रखूँगा कि आपके जे एडवांस तक की चीज़ें ही आएँगी, ठीक है? क्योंकि हायर स्टडीज़ में जब हम सब जाते हैं, तो फ्रेम जब चेंज होता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सब बात करने लगते हैं, चीज़ें बदलने लगती है। स्पीड ऑफ लाइट को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, जितने भी न्यूटोनियन फिज़िक्स है वो फ़ेल होने लगती है। तो हम सबको उतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है, ना तो पता चला हमारा बेसिक से क्लियर नहीं है, एडवांस उसको मान के चल ही नहीं रहा है और आप फ़ेल कर गए एग्ज़ाम में। तो एडवांस में जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम सब बात करते हैं पोजीशन। देखिए, पोजीशन को आपको अच्छे से समझाना हो तो हमें सबसे पहले ज़रूरी पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस की, ठीक है? मैं थोड़ा-थोड़ा ही बताऊँगा, इस समय ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस, देखिए फ्रेम क्या होता है कि जहाँ से बैठ के हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी को हम सब बोलते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस, ठीक है? अगर हम कहीं पे जाके देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं मान लेते हैं। यहाँ पे एक बैठा हुआ कोई इंसान और यहाँ पे कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है, ठीक है? अब हम सब देख रहे हैं कि दोनों इंसान तो बैठे हुए हैं और ये गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। और फिर हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर यहाँ पे बगल में खड़ा हो एक लड़का और वो देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो उसे पता चलेगा ये दोनों इंसान 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगा? ये इसका नाम अगर हम ए रख दें और इसका नाम बी रख दें, तो ए के लिए बी रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है बी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, समय बीतता जा रहा है, ये देख रहा है ए हमसे जितने गैप पे बैठा हुआ था, ए बी के बीच में जो भी सेपरेशन था, वो तो फिक्स है, वो कभी बदल ही नहीं रहा है। तो फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिलेबस में भी, ठीक है? तो हम सब अभी ध्यान रखेंगे, धीरे-धीरे बातें सीखेंगे, जब रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट सीखेंगे, तो रिलेटिव मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़े कैलकुलेशन को हम सब ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छा चीज़ होता है। लेकिन पहले अभी थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं, देखते हैं धीरे-धीरे आगे क्या-क्या सीखने को मिलता है। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में हम सब देख रहे थे कि ये दोनों एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, क्योंकि बी जो है ए के रिस्पेक्ट में अपना पोज़ीशन बदल नहीं रहा है, ना ही ए बी के रिस्पेक्ट में पोज़ीशन बदल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हैं, लेकिन ये इंसान देख रहा है कि दोनों जो है इस गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल जा रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है? मोशन में है। तो फ्रेम डिपेंडेंसी की वजह से हम सब देख रहे हैं, फ्रेम मतलब क्या? ये सिचुएशन जो ऑब्जर्व की हम लोग बी का, 2 जगह बैठ के, एक तो ए के रूप में और दूसरा इसका नाम सी रख देते हैं, सी के रूप में। दोनों केसेस में बदल गया। तो फ्रेम बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से बैठ के हम सब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और जो ऑब्जर्वेशन लेता है उसको हम सब बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है? ऑब्जर्वर। हम सब बहुत चीज़ों को डिफाइन करेंगे, उसमें फ्रेम, ऑब्जर्वर बार-बार रिपीटेशन होगा। तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, ऑब्जर्वर क्या? जो ऑब्जर्व करेगा सिचुएशन को, ठीक है? उसके बाद हम सब फ्रेम को कैटेगराइज़ करेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जब हम सब पढ़ेंगे एनएलएम। तो अभी बस बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए कि फ्रेम क्या होता है। फ्रेम मतलब ऐसी जगह जहाँ से बैठ के हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जो ऑब्जर्व करता है सिचुएशन को उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। कई बार क्या होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोग खुद नहीं कर पाएँगे, हम लोग को अपना साइज़ छोटा करना पड़ेगा और चींटी बन के बैठ के ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो हम सब वहाँ पे बन जाएँगे क्या? चींटी, और चींटी के फ्रेम में हम सब देखेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए अब एक-एक करके बात करते हैं। पहली बात करते हैं पोजीशन पे। देखिए, तो फ्रेम समझ आया, फ्रेम के लिए साथ-साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, अगर आप मास्टर्स तक की बात करें तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम सब पढ़ते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हम सब पढ़ते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पढ़ते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भी होते हैं। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन जे एडवांस तक की बात करें तो हमारा 2 चीज़ में काम चल जाएगा। एक तो कार्टेशियन, यानी कि आप जो पहले से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? बेसिक नॉलेज होगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने वेक्टर पढ़ के आया है, ठीक है? इसमें क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, इसके पीछे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये हमारा बन जाता है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है? वाई को नीचे एक्सटेंड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस वाई एक्सिस। और जेड जो ये पता है, ये जो हम ऐसे टिल्टेड करके बनाए, ये एक्चुअली में क्या है ना, कॉपी के जस्ट वर्टिकल है, ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन वैसे हम नहीं बना सकते हैं ऐसे हवा में, इसलिए हम टिल्टेड करके बनाए हैं, ठीक है? इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस जेड एक्सिस। अच्छा, अब हम सब क्या करेंगे, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हम सब करते हैं फिजिक्स में यूज़। एक्स एक्सिस को हम सब दिखाते हैं आई कैप बना के, ठीक है?
या आप ई पे पावर कैप भी लिखेंगे तो फिर वो हायर क्लास में चल जाएगा। अगर आप अच्छी बुक्स देखते हैं, जैसे यूरोडॉप देखेंगे, एस एस स्क्रिप्ट ऑफ देखेंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे साइन मिलेंगे तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई ई कैप लिखा होगा, ठीक है। तो अभी जनरली हम सब ज़्यादा स्टाइल नहीं मारते हैं, अपने काम से ही मतलब रखते हैं। ये आई एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप होगा हमारे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये स्पेस को हम सब डिफाइन करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि ओरिजिन कंसिडर किए ये 0,0,0 है, यानी इसी से इस जगह से जैसे x में चलेंगे तो x का पॉइंट 1 2 3 बढ़ता जाएगा, इस साइड चलेंगे तो x का वैल्यू माइनस में बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस साइड चलेंगे ऊपर यानी कि वर्टिकल जाएंगे तो y का z का ऊपर बढ़ेगा और पीछे जाएंगे तो z का घटेगा। सेम यहाँ पे x का y के साथ वही होने वाला है, सिंपल बात है। तो पोजीशन डिफाइन करना हो किसी चीज़ का तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है जब आप सब हायर क्लास में जाएंगे या आईआईटीज़ में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, तो अभी क्लियर कर लें, ठीक है। और एक ही बार में आपको क्रैक करना है और रैंकर बनना है। और कमेंट कीजिएगा जो भी आप यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपकी लाइफ में 1% भी कोई भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये ज़रूरी नहीं कि मेरा नाम होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ज़रूरतमंद हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये फ्री में पड़ा रहेगा सब कुछ। और फ्री बता के मैं कोई उपकार नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया है, ये नॉर्मल बात है, ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हम सब क्या किए ना, ये 3D स्पेस था, मतलब खाली जगह है हमारे पास। इस खाली जगह में हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया, इसका नाम रख दिया पी। अब पी का हमें एग्जैक्ट लोकेशन जानना है, तो इसका कुछ ना कुछ होगा वैल्यू, तो हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे एक्स वाई और जेड कॉमा के साथ हमें मिला। जेड को बार बार मैं कट ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार 2 जैसा लगने लगता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बस कट करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जेड ही मैंने लिखा है, 2 नहीं है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये जो पॉइंट पी का लोकेशन है, फिर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन बेसिकली लोकेशन होता है, लेकिन उस लोकेशन को हम देखते हैं, ऑब्जर्वर देखेगा वही तो बताएगा इसका पोजीशन क्या है। लेकिन जो भी ऑब्जर्वर देखिएगा जिस भी फ्रेम से, उसके लिए इसका ओरिजिन भी होना चाहिए। तो ओरिजिन से अगर हम डायरेक्टेड कर देते हैं एक लाइन, जिसको हम सब वेक्टर बोलते हैं, उम्मीद है आप वेक्टर पढ़ के आए होंगे यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें कॉमन लग रही होगी आपको। तो ओरिजिन से डायरेक्ट मिलाने वाला वेक्टर किसी पॉइंट के लोकेशन से मिला देते हैं, तो उसी को हम सब बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हम सब करेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे जो 9th-10th में भी आता है, और जो एडवांस के लेवल पे जाएंगे, एकदम चिंता करने वाली बात नहीं, लेकिन मैं स्किप नहीं करूंगा छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। सेकेंड नंबर भी बात करते हैं। देखिए, तो उम्मीद है आपको पोजीशन समझ आया होगा। डेफिनेशन लिख के टाइम पास नहीं करेंगे, बच्चे वाला क्लास नहीं है। अगर आपको कुछ भी अच्छे से अपना नोट्स बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, आपको अपने लैंग्वेज में जो भी आपको समझ आता है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश, जैसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं आप, वैसे अपने कॉपी को बनाए अच्छे से वीडियो को देख के, तो वो सबसे स्ट्रांग चीज़ होगा आपके लिए। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनाते जाए। तो पोजीशन वेक्टर हम सिंपली क्या डिफाइन किए, किसी भी पॉइंट का स्पेस में अगर लोकेशन हो, लेकिन हम ओरिजिन से डायरेक्टेड मिला देते हैं एक वेक्टर से, उसी वेक्टर को हम सब बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, सेकेंड नंबर हम सब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हर बार हम यह ग्राफ का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सब एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 9 क्लास की बात नहीं है, मैं वहाँ का भी ज़रूरत लेके जाऊँगा, छोटी छोटी बातें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़े बच्चे की तरह भी बिहेव करें। तो मान लीजिए कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस हम लिखने रहे, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल था, पॉइंट पी था ये, इस पॉइंट पी पे एक पार्टिकल प्रेजेंट था, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 था, ठीक है। उसके बाद भाई साहब क्या किए ना, पी पी इस रास्ते से घूमते फिरते इस जगह पे पहुंच गए क्यू पे, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें जब पता चला, वो पता चला x2 y2 z2, ये हमें पता चला। बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कोऑर्डिनेट जानने में। अब क्या हुआ, तो जब ये पी पे थे इनिशियली, ठीक है, इनिशियली का मतलब क्या होता है, देखिए ये हो सकता है चल कहीं से भी रहा हो, लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि ये यहाँ पे था, तो ये हमारे लिए बन जाएगा T0, यानी कि इनिशियल स्टेज। भले ये कैसे कैसे चल के आया उससे मतलब नहीं होगा, हम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इनिशियल टाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट पी पे था, हम यहीं से मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट पी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं, लोकेशन क्या है,
तो हम इसको अगर डायरेक्ट कर देते हैं एक वेक्टर से तो ये हमारा बन जाएगा ओपी वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन को वही जनरली बोला जाता है। ओपी हमारा इनिशियल वेक्टर है या फिर इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। कुछ देर के बाद हम यहाँ से घूमते फिरते यहाँ पहुँच गए, तो हम अगर जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, तो हम फिर से क्या करेंगे, ओरिजिन के साथ एक लाइन खींच के मिला देंगे इसको। ये हमारा बन जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि फाइनली हम यहाँ पहुंचे। अगर हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेते तो उस टाइम ये हमारे लिए फाइनल बन जाता। अभी हमने इसको और इसको लिया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करा गया। आप जब भी ऑब्जर्वेशन ले रहा स्टार्ट करें यानी कि इनिशियल पोजीशन, और जब भी आप फाइनली देखना चाहें, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी देखते हैं हम, इनिशियल और फाइनल जो भी आपका पोजीशन था सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको डायरेक्ट मिला दीजिए। तो जब भी हम डायरेक्ट मिलाते हैं वो हमारे लिए हो जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर हम सब उसको बोलते हैं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम सेपरेशन जो होता है उसी का नाम रखा गया है डिस्प्लेसमेंट। ये है मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मिनिमम सेपरेशन ये हो गया हमारे लिए। बोले ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया, कोई बात नहीं इसमें। अब मिनिमम सेपरेशन पे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सभी बात भी करेंगे क्योंकि बेसिक्स भी बताना है। तो ठीक है, तो अब देखिए पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। पोजीशन जो है ना किसी भी पार्टिकल का, वो हो सकता है जीरो पे नहीं हो। आप समझ ही रहे होंगे बात, कि अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से घूम के यहाँ आए, लेकिन जब आप यहाँ थे तो आपका पोजीशन वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड था। ठीक है, या फिर हम इस वेक्टर का लेंथ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर है, तो हम सब बोलते हैं क्या इसका पोजीशन वेक्टर 5 मीटर था। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था अगर ये यहीं से चल के ऐसे से चलता तो हम बोलते पोजीशन वेक्टर जीरो था। तो पोजीशन वेक्टर मे बी जीरो और एनीथिंग एल्स, समझ आ रहे बात। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो हमेशा स्टार्ट जीरो से ही होता है। सोचिए क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। क्योंकि अब यहाँ से जैसे मूव करा तो अब जीरो से 1 2 3 4 5 ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अब समझिए बात, जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है डिस्टेंस है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आप समझिए, जब हम यहाँ लेंगे ना तो ये वाला डायरेक्ट लाइन, जब यहाँ पहुंचेंगे ये डायरेक्ट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ना कि ये लेंथ। ये जो रास्ते की लंबाई है उसको हम सब आगे चल के पढ़ेंगे या पढ़ ही लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सब क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, बस ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, बस, और कोई चीज़ नहीं इसमें। आप जिस भी रास्ते से चलते हैं उस रास्ते की पूरी लंबाई को सिंपल नाम दिया गया है डिस्टेंस। लेकिन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस काम का नहीं है, बिल्कुल काम का है। क्वेश्चन वाला तो कुछ भी पूछ सकता है और फंसाना चाहे तो एक से एक चीज़ पे फंसा सकते हैं। वो अगर आ गया अपने ऊपर तो वो फिर वो मैथ, इसमें ज़बरदस्त मैथ लगा सकता है, कैलकुलेशन डायग्राम ऐसे वैसे दे देगा। आपको इक्वेशन लिखना आता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी तक हम क्या बात किए हैं, पहली बात कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए। पोजीशन क्या होता था कि कोई भी पॉइंट कहीं पे भी प्रेजेंट हो, उसका लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिलाने वाला वेक्टर से देखें तो उसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन जैसे जैसे बदलेगा, ठीक है, इनिशियल ये था फाइनल ये था, उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन का नाम हम सब रख देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं मिनिमम सेपरेशन, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शुरू आपने कहाँ से किया और आखिरी कहाँ पे रहे, उन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, जब जब हम रास्ते पे चलेंगे वही होगा। अच्छा, यहाँ से एक खतरनाक चीज मिलता है, देखिए जो मैंने छोटी बातें बताई, अगर आपके पास कोई अच्छा सा बुक है तो वहाँ पे ये सब डिटेल में लिखा होता है, पर जितना बताओ उतना काफ़ी है। अगर आप अपनी समझदारी से आपको लगता है ये बात भी भूल जाएंगे तो आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज में। एक रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना और डिस्टेंस है, दोनों को आमने सामने बिठाया जाए तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और एक कंडीशन में बराबर होता है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसको चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए ये इक्वल कब होता है, जब हम जब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाए, पाथ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विदाउट टेकिंग टर्न, ये बात याद रखना है। कब, देखिए अगर इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें, यूरोडॉप पे क्वेश्चन है। ठीक है, और लोग बना नहीं पाते जब पहली बार पढ़ते हैं तो। जैसे देखिए अगर यहाँ से हम सब स्टार्ट करते चलना, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं,
ओ से यहाँ तक चले, तो अगर हम रास्ता हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हम सब जब यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो हमारा मिनिमम सेपरेशन ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा हमारे लिए, और ये बन जाएगा फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच का जो हमारा सेपरेशन होगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। जनरली उसको एस से लिखते हैं, लेकिन नाम कुछ भी दे सकते हैं, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है। एस भी लिख सकते हैं हम, एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर लिया आर, ये हायर क्लास में जाके ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं तो आपके प्रोफेसर जो होंगे कॉपी फाड़ फोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियली यहाँ थे, फाइनली मान लीजिए यहाँ पहुंच गए इस जगह पर। आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जनरली इसको वेक्टर से लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये मान लेते हैं 10 मीटर है। तो जितना डिस्टेंस है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन तो 10 मीटर आएगा, और डिस्टेंस की बात करें तो रास्ता भी यही था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा होता कि पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ तक आता, तो डिस्टेंस जब भी आप निकालते तो ये तो रास्ते की लंबाई हो जाती है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है ये वाला चीज़, तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना तो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, कम ही होता है, लेकिन एक ही केस में सेम होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक वो टर्न ना ले। क्यों, ये ऐसे तो चला, लेकिन सोचिए अगर ये वापस टर्न लेके यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है, इनिशियल तो यहाँ थे, फाइनल यहाँ पहुंच जाते, ये सेपरेशन होता है हमारा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस यहाँ से जाके फिर ये वाला सम हो जाता, तो वो चेंज हो जाता। उम्मीद है ये आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करते रहते हैं तो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को भी। मान लीजिए हमारे पास एक ना सर्कुलर ग्राउंड है, ये जूम कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा, ऐसे समझिए पार्क है, पार्क में सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक बच्चा दौड़ना स्टार्ट करता है, और ये रेडियस, मुझे फिजिक्स सिखाना है ना कि कैलकुलेशन लेंदी करना है। आपको क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन सीखना है उसके लिए आपको जे एडवांस के PYQ करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मान लीजिए 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस इसका, और यहाँ पे एक बच्चा दौड़ता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, जब ये यहाँ से यहाँ दौड़ेगा, तो ये जब यहाँ दौड़ता है, मान लीजिए ये एंगल बनाता है, एंगल बना लेता है अपने सेंटर पे, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से दौड़ा, और ये एंगल बना लेता है 60 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 60 एंगल मेकिंग। तो आपको बताना है कि अगर ये 60 डिग्री बनाता है यहाँ से चलने के बाद, तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा तो आपको पता है 180 होगा, ये पूरा 90 होगा, ऐसे वर्टिकल। जितना हम सब एक्यूरेसी का ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन को हम सब बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ये 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई। अब ये अगर 60 डिग्री यहाँ बन गया, तो आपको पता होगा ये और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। अगर जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमें पता है क्या, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये पहले से 60 था, अब ये दोनों मिला के होना चाहिए 120, यानी कि ये भी 60 60। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियस है ये वाला जो लेंथ होगा, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, वो बन जाएगा 7 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसको बाद में रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि चले यहाँ थे, पहुंचे यहाँ थे, और इनके बीच का ये मिनिमम सेपरेशन था। मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करें तो हम सब कैसे निकालेंगे, अगर ये 60 डिग्री का सेक्शन देखते हैं और पूरा सर्कल को देखते हैं, तो पूरे सर्कल के बीच में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो हमें पता है कि अगर यहाँ से चल के हम पूरा एक चक्कर पूरा करते, यानी कि 360 डिग्री घूमते, तो हमें कितना चलना पड़ता, वो चलना पड़ता 2πr। बात बिल्कुल सही है। तो 1 डिग्री के लिए कितना चलना पड़ता, तो 2πr/360 चलना पड़ता। लेकिन हमें चलना कितना है, 60 डिग्री चलना है। तो यहाँ पे लिखते 2πr/360, इंटू में करना पड़ता है 60 डिग्री। इससे ये कट जाता है, यानी कि 6 से डिवाइड होता है, यहाँ पे πr/3 बन जाता। तो πr/3 हमारा आ जाता है डिस्टेंस का आंसर, डिस्टेंस। और अब पाई का वैल्यू जान रहे हैं 22/7, और आर का वैल्यू भी 7 दिया हुआ है, और 3 यहाँ पहले से है, ये बन जाता है 22/3 मीटर। इतना आ जाता हमारा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए हम सब पेज चेंज करते हैं और दूसरे में आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम सब बात करने वाले थे, पोजीशन वेक्टर हम सब सीख चुके हैं, डिस्टेंस सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट सीख चुके हैं। अब हम सब बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। स्पीड देखिए,
अगर सिखाने की बात हो तो यहाँ पे हम सब पोजीशन वेक्टर पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा लेवल अप हो जाए ताकि मिक्स करके क्वेश्चन सब करें, क्योंकि बेसिक बेसिक बातों पे क्या है, इतने ही क्वेश्चन हम सब बना सकते हैं। स्पीड का बेसिक मतलब पता है क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अगर समझ चुके हैं तब मैंने ये बात लिखा है, नहीं तो फिर डिस्टेंस समझाना पड़ेगा। यानी कि डिस्टेंस चेंज होने के रेट को हम सब बोलते हैं स्पीड। ठीक है, अब आपको कुछ बातें याद रखना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा ना, आपका सोचने समझने का और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे तो मैं कई सारे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, एकदम टफ भी कर सकता हूँ ताकि लगे एकदम हाई फाई प्रीमियम चीज़ें पढ़ रहे हैं। असल में प्रीमियम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको दुटकिया तरह बनाते हैं, ईजी करते हैं इसको। ठीक है, क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब, देखिए जब भी रेट सुनेंगे हम लोग फिजिक्स में, यहाँ पे बेसिकली होता है टाइम रेट, टाइम रेट। ठीक है, और जिसका मतलब हम सब यूज़ करेंगे फॉर 1 सेकेंड। अब यहाँ पे ये चीज़ हिडन है, जब हम सब हायर क्लास में पढ़ते हैं या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो हम सब बात करेंगे, बार बार हमें बताना पड़ेगा रेट तो है लेकिन किसका रेट। जैसे यहाँ पे टाइम रेट होता है फिजिक्स में जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम रेट हम सब बोलते हैं, और टाइम रेट हो तो जब भी रेट की बात करते हैं वो हमेशा 1 सेकेंड के लिए होता है, क्योंकि टाइम रेट है। नहीं तो अगर रेट की बात करें वो 4 1 होता है। जैसे आप सुने होंगे 10 रुपये में 2 kg आम मिल रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि आम का रेट क्या है, तो आप बोलेंगे 5 रुपये। असल में आपने क्या किया, आपने बेसिकली 1 kg का ही तो दाम बता दिया। तो असल में हम सब क्या करते हैं, रेट का मतलब होता है 1 के लिए बताना हमेशा। ठीक है, तो रेट हमें पता चल चुका है, रेट मतलब होता है 4 1। लेकिन हम सब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो असल में रेट का मतलब होता है टाइम रेट, और टाइम रेट जब भी होगा 4 1 सेकेंड की हम सब बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे समझे, इसका मतलब है कि जैसे स्पीड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 10 मीटर इन 1 सेकेंड हम सब बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। सेम अगर हम सब वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको और अच्छे से लिखना हो तो हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, बस इतना सही बात है, 1 सेकंड में आप जितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करते हैं उसी को हम सब वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, भाई 10 मीटर पर सेकंड लिखा हो तो हम सब बोलेंगे क्या कि 10 मीटर डिस्प्लेस हो पाता है 1 सेकंड में, वही बता रहा है बस। अगर आप दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो चलिए उसके लिए हम सब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये रास्ता था हमारे पास। ठीक है, और ये जो रास्ता था, इस रास्ते की लंबाई है 400 मीटर, और एक बच्चा इसी रास्ते से गया, और जब जाने में उसको टाइम लगता है मान लेते हैं 40 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट मिला देते हैं एक लाइन से, तो हमें पता चला ये दूरी पता है कितना हो रहा है, सिर्फ हो रहा है 320। समझ आए बात, 320 मीटर, यानी कि 80 मीटर कम हो गया। अब यहाँ पे बात आई कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों बताइए इसका। ठीक है, अभी हम सब इसका एवरेज भी निकालेंगे, भी समझेंगे आराम से, पहले हम सब बचपन की चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम सब बात की वेलोसिटी की, पहले स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड का मतलब हम सब क्या समझे थे कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस तो असल में 40 मीटर था, 400 मीटर था, और कवर अप करने में हमें लग रहा है टाइम कितना, 4 सेकंड, 40 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना कवर अप करते हैं, ये जीरो कट जाता है, इससे ये आ जाता, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये हमारा स्पीड आया है, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहे हैं हम लोग, 10 मीटर कर रहे हैं 1 सेकंड में। लेकिन सोचिए वेलोसिटी की अगर बात करें तो हम सब 40 मीटर में ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर पाए, सिर्फ 320 ही कर पाए हैं। तो 320/40 लिखना पड़ता है, यहाँ से ये कट जाता और इससे ये 8 बार में कट जाता। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो वेलोसिटी है ना वो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहा। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, कि हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा फास्ट हो, 8 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन यहाँ पे और स्लो हो गया होगा। ठीक है, या यहाँ पे और ज़्यादा फास्ट हो गया होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये लंबे टाइम इंटरवल का डाटा है। लंबे टाइम मतलब क्या, ये 40 सेकेंड का डाटा हमें दिया गया है। तो अगर हम इसका जानना चाहें कि हर एक इंस्टेंट पे कि क्या था रफ्तार, इस जगह पे क्या था, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अगर मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, कार से, और जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैंने बताया कि 4 घंटा लगेगा, आपके पास पहुँच जाएंगे।
तो आपको पता चला कि अच्छा सर जो आ रहे होंगे वो 80 मीटर पर सेकंड से आ रहे होंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, 80 मीटर पर सेकंड की बात करें हम लोग। ऐसे तो हमारा गाड़ी किलोमीटर पर आवर में चलता है, सेकंड में उतना मीटर कवर अप करना मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, लेकिन अब अचानक से सामने बकरी आ जाएगा, कभी लड़की आ जाएगी, कभी लोग आ जाएँगे या दूसरी गाड़ी आ जाएगी। तो अब हमेशा तो स्पीड होगा नहीं, अगर रोड पूरा खाली आ जाएगा तो स्पीड बढ़ भी जाएगा, कभी कोई सामने आ जाएगा तो स्पीड कम भी कर लेंगे। तो हर एक इंस्टेंट में हमारा वैल्यू अलग होता है। तो कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, क्योंकि देखिए पहले हम सब आइडियल करके पढ़ते हैं अपने बेसिक्स क्लास में 9-10 में, लेकिन अब आइडियल होने से बचेंगे। क्यों? जैसे हम सब अचानक ब्रेक मारेंगे, अचानक स्पीड बढ़ा लेंगे, अचानक गाड़ी को रोक के बैठे रहेंगे कुछ देर, तो उस टाइम के लिए हम सब क्या करते हैं, हम सब इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में एक और चीज़, उसको हम सब बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होता है अभी उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो जो हम सब बात करते हैं लंबे टाइम इंटरवल के लिए, बेसिकली ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी था। तो चलिए पहले इंस्टेंटेनियस को समझते हैं, तब एवरेज को समझेंगे और इसका ग्राफ से भी हम सब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सब पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का लगभग सेम ही चीज़ हो जाता है। तो वेलोसिटी अगर समझते हैं तो स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं वैसे, लेकिन हम सब समझ सकते हैं दोनों को। देखिए क्या होता है, अगर यही गाड़ी ऐसे ऐसे चल रहा था यहाँ पे, अचानक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड था या कम था, ऐसे हमें नहीं पता ही क्या चल रहा है, बस ये जानना है कि यूनिफॉर्म तो नहीं है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, गाड़ी कैसे भी चल रहा होगा, यानी कि हर इंस्टेंट पे अलग होगा। तो ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं हम लोग और वहाँ पे लाते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन से खेत की मूली है, तो आपको पता ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर आईआईटी की तैयारी करें तो मैथ तो ऑब्वियस है कि आना ही चाहिए, नहीं तो फिर गाड़ी नहीं चलने वाली है। अब फंक्शन को लिखने का कई सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, अब यहाँ जाके रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कि सर ने ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया। तो देखिए फंक्शन में क्या था, जैसे फंक्शन हम सब लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या, हम एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जो एक्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इसी को वाई बोल देते हैं और हम सब फंक्शन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये समझाने के लिए अभी कुछ और समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम सब x का वैल्यू अपने मन से कोई पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप देखिए 1 पुट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 मिलके 8 हो जाएगा। 3 पुट करते हैं, 3 का यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी कि 15 हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे वैल्यू हम सब पुट करते हैं। तो इससे पता है क्या चला पता, चलिए अब हम ये जो हम समझाएं एक्स और वाई से, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दिया है मान लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक ना रिलेशन है, पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। अभी हो सकता है अभी बच्चे हो तो आप अभी मान ले रहे होंगे हर रिलेशन ही फंक्शन होता है। अभी मुझे नहीं पता ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन है या नहीं। तो रिलेशन का स्पेशल टाइप का फंक्शन बोलते हैं, अभी मान लेते हैं, ऑब्वियस अभी हो सकता है कि हो जाएगा। तो हम सब क्या करेंगे ना, बेसिकली ये x और y का फंक्शन है, जिसमें से x और y दोनों हमारे लिए वेरिएबल हैं और 1 हमारे लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कहीं पे लिखा उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। x और y का वैल्यू बदल सकता है, कैसे, इफ वी कंसिडर x इक्वल टू 0, तो सोचिए y उस दिन आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो y बन जाएगा हमारे लिए 1। जैसे आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा y 2। जब अब -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, x और y का एक फंक्शन दिया है जिसमें हम सब अलग अलग x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिससे हमें अलग अलग y की वैल्यूज मिल रही है। एक सेकेंड, ठीक है, अलग अलग y की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे x और y से रिलेटेड है, लेकिन x हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्यों, जो खिचड़ी के अंदर फंसा होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम अपने मन से चूज कर सकते हैं। अब वो चूज किया हुआ चीज अंदर में क्या कहते हैं, मशीन चलाएगा, अंदर में कट पिट के वो y उगल देगा। जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिए, यहाँ पे इसको पुट किए, स्क्वायर किए, फिर +1 किए, तब जाके y मिला, ठीक है। तो यहाँ x और y दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, 1 कांस्टेंट था, लेकिन x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और y जो है x पे डिपेंडेंट है, क्योंकि x का वैल्यू पुट करने के बाद ये सॉल्व होकर ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली जो हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स में, अब जे एडवांस की अगर बात करें वो तो पूरा पागल है, पागल नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम मजबूत खिलाड़ी को देखना चाहता है। वो हर तरह का फंक्शन पूछेंगे, हम भी हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए हम सब टाइम का फंक्शन ले रहे हैं।
मान लीजिए x है, वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है 2t² + 3 लिख दिए मान लिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो पोजीशन है, x को अभी पोजीशन समझिए, वो टाइम के साथ रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको समझाया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे ये पाया गया। कैसे जानेंगे, टी की जगह पुट कीजिए अलग अलग वैल्यू, 0 पुट कीजिए, तो हमारे पता चला कि x का वैल्यू, जब t का वैल्यू हमने 0 लिया था तो x हमें क्या मिला सोचिए, तो 3 मिला। जब यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर ये 2 हो जाता, ये 1 लेते हैं, ये 2 + 3 यानी कि 5 हो जाता। अब हम ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमको जो समझाना था वो हम समझा चुके हैं। तो अब ये तो बात छोटी बात थी, लेकिन असली मुसीबत पता है कब आती है, जब हम पागल हो जाएं एकदम और हम सब सोचने लगे कि टाइम को वैल्यू हम लेंगे 0.0000001। अब बताओ उस इंस्टेंट पे कहाँ था। अब ये 1 सेकंड तो समझ आ रहा है, जीरो मतलब अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट करें, वो समझ आ रहा है। लेकिन कोई बोलते 0.00001 सेकंड में कहाँ था एग्जैक्ट। अब उसको यहाँ रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, फिर डबल कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए, तब मिलेगा। इसका मतलब कहानी में दर्द आ चुका है, समझ रहे हैं बात। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक चीज़ बनाया गया जिसको हम सब बोलते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस में जब इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली दो चीज़, हम सब अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं। हायर क्लास में जाइएगा तो डाइवर्जेंट कर्ल, उसके बाद क्या नाम था, डाइवर्जेंट कर्ल और ग्रेडियंट, इन तीनों का मदद लेना पड़ता है, मैट्रिक्स यूज़ होने लगता है, फोरियर सीरीज यूज़ होने लगता है। तो उतना भी नहीं आने वाला है, हम जो भी आपको सिखाएंगे एडवांस से भी ऊपर लेवल की बातें सिखाने वाले, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब देखिए, तो हमसे समझे क्या, टी जो था यानी कि टाइम से एक्स जो था, पोजीशन जो था टाइम पे डिपेंडेंट था, अलग अलग टाइम पे अलग वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे टाइम पे चल जाए तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम सब उसके लिए क्या करते हैं ना, फंक्शन दे के बताते हैं कि ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बदल रहा है चीज़ें। जिस भी फंक्शन में पूछा जाएगा तो चुपचाप आप कॉपी पेन लीजिए और कैलकुलेट करते रहिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, डबल कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सब समझ गए कि अगर फंक्शन के फॉर्म में देगा तो आंसर भी हम फंक्शन के फॉर्म में देंगे। क्यों? क्योंकि ये हर फंक्शन पे हर एक अलग टाइम पे अलग वैल्यू है, और वो अलग टाइम 1 2 3 जैसा नहीं है, वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो बोले हाँ बात सही है कि अलग अलग नंबर के लिए कितना बताया जाए, सीधा जनरलाइज चीज़ें बता दो, जिस भी चीज़ का वैल्यू वो जानना चाहेगा तो टी का वैल्यू पुट करके उस इंस्टेंट पे हम सारी कहानी निकाल लेंगे। तो उसी को निकालने का तरीका अभी हम सब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लगाने वाले हैं। उम्मीद है आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं और आपको पता है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। कि ऐसा नहीं खाली सॉल्व करने आता है, फिजिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं एकदम अच्छे से बता दूंगा सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो क्या हुआ ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हेडिंग डाला गया था और थोड़ा सा हम सब पीछे का मैथमेटिक्स यूज़ कर लिए। अगर हम यहाँ से चल के ऐसे चाह रहे थे और अब आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा, तो हमें पोजीशन दिया था x = 2t² + 3t दे दिया। लेकिन अभी कैसे बनाया गया इसका फॉर्मूला, तो हम लोगों ने कहा कि जो वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या था, वो था चेंज इन पोजिशन। हमको पहले एक बार लिखना चाहिए अच्छे से, इसको लिख देते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन क्यों लिखते हैं, कि जिस टाइम इंटरवल में हम सब बात करें ऑब्जर्वेशन का, उतनी देर में पोजीशन अपना कितना बदला है। जैसे यहाँ से यहाँ जो चला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ चला था, जितने भी टाइम यहाँ पे खर्च हुए उसकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो जितना टाइम लिया था वो टाइम टेकन, और उतनी देर में अपना पोजीशन कहाँ से कहाँ बदला। तो जब भी चेंज लिखते हैं तो फिजिक्स में चेंज को लिखने का तरीका होता है डेल्टा लगा देना, ठीक है। डेल्टा उल्टा करेंगे ग्रेडियंट बन जाएगा, वो सब हम सब हायर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दिए चेंज। अब चेंज जब लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिख देते हैं, या फिर एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इसलिए लिखें कि टाइम टेकन कितना लगा, टाइम इंटरवल मान लीजिए t = 0 से t तक गए थे, तो चेंज इन टाइम कितना लगा, तो हम बोलेंगे क्या, टी फाइनल में टी इनिशियल को घटाएं, यानी कि टी में से 0 को घटाएं तो टी ही आ गया। लेकिन अब इतना बातें हम बार बार नहीं बताएंगे, तो आपको ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था, इसको हम सब वेलोसिटी बोले थे, लेकिन ये लंबे टाइम इंटरवल के लिए था, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो हम सब यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। और एवरेज को अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है ऐसे, एवरेज वेलोसिटी, ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी। जब लिखेंगे ना तो एरो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बन जाता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जो भी आपको लिखने का मन हो वैसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में हमें समझाना पड़ता है
कि हम कर तो वही रहे हैं, यानी कि चेंज इन पोजीशन तो ले ही रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो हमारा टाइम का इंटरवल है ना वो लिमिटेड है, इतना ज़्यादा लिमिटेड कर दिए हैं कि वो जीरो को टेंड कर जा रहा है। लिमिटेड डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब समझिए क्या, वही ग्राफ कि यहाँ से जब हम सब जा रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, तो हम बात करें यहाँ पे जो जा रहा था एकदम यहाँ से जस्ट पहले से जस्ट इधर की बात कर रहे हैं, यानी कि 0.00001 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो ये टाइम इंटरवल तो है लेकिन बहुत शॉर्टेस्ट टाइम है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा टी टाइम हम सब ले रहे हैं वो टाइम इंटरवल जीरो को टेंड कर रहा है। जीरो को टेंड मतलब 0.0000000, बहुत सारे जीरो है, उसके बाद कहीं ना कहीं वन आए। अब इसको तो जीरो भी नहीं बोल सकते लेकिन जीरो से बड़ा भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे वन दिख रहा है हमें, ठीक है। इसलिए हम ऐसे नंबर को हम सब बोलते हैं कि जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। टेंड करना अगर समझना हो तो ऐसे समझिए, यहाँ पे जीरो है तो जीरो को हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। आप लिमिट में जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो और अच्छे से समझ आएगा ये सब बातें, पर फिलहाल फिजिक्स में उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो हम सब क्या किए ना, एवरेज स्पीड ही निकाले, मतलब हम सब पोजीशन का चेंज या फिर डिस्प्लेसमेंट देख लें, डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हो रहा है तो और टाइम इंटरवल के साथ। लेकिन ध्यान रखें कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो इसी चीज़ को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी एस बाई डी टी, ठीक है। यानी कि एक्स का डिफ्रेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में। अब ये ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि जब फंक्शन के फॉर्म में दिएगा तो आंसर तो आप समझ चुके होंगे, हर इंस्टेंट पे अलग आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे और छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये तो समझ चुके हैं, लेकिन अगर ग्राफ से समझना चाहें चलिए ग्राफ से भी समझते हैं हम लोग। तो अभी तक जो बात किया है वो समझ आ चुका होगा। पहले हम सब क्या पढ़े, पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था, सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा डिस्टेंस, थर्ड नंबर पे पढ़े डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर पे पढ़े स्पीड, ठीक है। फाइव नंबर पे पढ़ा हमने वेलोसिटी, फिर सिक्स नंबर पे हमने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात की है, ठीक है। उसके बाद सातवें नंबर पे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर ली, ठीक है। अभी पहले हमसे इसका क्वेश्चन करते हैं फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एकदम यूरोडॉप में इसे क्वेश्चन रखा भी गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है, लोग बना नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था, इन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। एक इंसान या एक बच्चा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, टैडैडै, ठीक है, ऐसे दौड़ता है आगे, और ये दौड़ के जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से यहाँ, और इसको पता चला जा घर में तो कुछ सामान छूट गया, तो ये वापस दौड़ के इस साइड आता है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले नंबर पे है एवरेज स्पीड, दूसरे नंबर पे है एवरेज वेलोसिटी। और देखिए स्पीड जब भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे, और वेलोसिटी जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे एरो लगाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एवरेज, यहाँ पे लिख सकते हैं वी एवरेज, यहाँ पे एरो बना देंगे। तो ये सब नोटेशन होता है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है हम अभी तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल बात है कि हम सब अभी पढ़ के एवरेज स्पीड पूछा है, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आप सोचिए ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, 200 मीटर, फिर वापस आ जाएगा तो कितना चल जाएगा, फिर 200, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा पूरे जर्नी में यहाँ से यहाँ जाने में 400 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ अगर हम सब दौड़ के जाते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, आप सोचिए ध्यान से, तो वो 200 मीटर कितने देर में चला होगा, तो 5 सेकंड में चला होगा। या फिर हम कैसे निकालेंगे, आप सोचिए ऐसे 200 मीटर चले थे 40 की रफ्तार से, तो जाने में टाइम लगा, ये जाने का टाइम है, ठीक है। और आने का टाइम क्या लिखेंगे, आया फिर से था 200 मीटर लेकिन आते टाइम रफ्तार था 20 मीटर। तो ये समझ आना चाहिए अच्छे से, ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम है। इससे इसको कटा सकते हैं हम लोग कितने बार में, एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 बार में, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, आपको पता चलेगा 15 है, ये 400 मीटर बाय 15 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर हमारा, मतलब 400 बाय 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आ गया एवरेज स्पीड। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज
वेलोसिटी क्या आएगा? तो सिंपल बात है, टाइम तो वही लगेगा जाने में भी आने में भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ था। लेकिन दिक्कत ये आ जाएगी, अगर हम यहाँ से जाते हैं और वापस यहीं आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो बाय यही लिखेंगे हम सब, 200/40 जाने का टाइम, आने का टाइम 200/20। लेकिन नीचे कुछ भी हो जाए, ऊपर तो चमत्कार हो चुका है, तो कहानी में दर्द आ चुका है, पूरी कहानी डूब जाएगी और आंसर आ जाएगा 0 मीटर/सेकेंड। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन क्या आपको एक बात पता चला कि हमारा जो वेलोसिटी था ना वो जीरो हो चुका है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होता है। आप समझिए बात को, इस बात को। अगर हम यहाँ से चले और यहाँ से घूम घाम के फिर मान लेते हैं यहीं आ गए, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े थे ना, तो हमारा डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि रास्ते की लंबाई बढ़ती रही, क्योंकि डिस्टेंस को हम सिखाए हैं। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू था, जब यहाँ तक गए थे, यहाँ तक मान लीजिए, तो ये दूरी मैक्सिमम था। उसके बाद जैसे यहाँ आए होंगे, ये दूरी देखिए पहले से कम हो गया, ये वाला से। समझ रहे बात? जब यहाँ पहुंचेंगे और कम हो गया, यहाँ आए तो और कम, जब यहीं पहुंच गए तो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखें क्या, जैसे से आगे बढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जब लौटने लगे तो निगेटिव होने लगा, या फिर और मान लेते हैं कि ये और यहाँ से पीछे चल के तब ऐसे आता। तो जब यहाँ पहुंचा तो इस साइड में निगेटिव हो जाता। ठीक है। यहाँ तक घट पहले बढ़ा पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव में ही घटा, फिर पॉजिटिव में निगेटिव में जाने लगा, फिर निगेटिव में घटा, उसके बाद जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हुआ। ये चाहे आगे जाए पीछे जाए, रास्ते की लंबाई बढ़ेगा। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा से होता है क्या बोलते हैं इसको, ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। नहीं, इसको लिखना चाहिए ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है डिस्टेंस। ये बात आपको समझना होगा। नॉन नेगेटिव क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जीरो हो सकता है, हम यहीं थे यहीं पे रह गए, चले ही नहीं। अभी हम सब ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ये सब बातें वापस से आएगा। तो अगर हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाए, अपना पोजीशन ही नहीं बदले, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैक्सिमम जीरो हो जा सकते हैं हम लोग डिस्टेंस, और या फिर कुछ ना कुछ होकर पॉजिटिव ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ये बहुत काम की बात है, HC वर्मा में आपको मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वहाँ पे ये सब बातें समझेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं, स्पीड अपना बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जो हम सब ज्ञान लिए हैं कितना रिटेन कर पा रहे हैं हम लोग। हम्म, क्या किया जाए, मान लीजिए 40 मीटर/सेकेंड से हम लोग जा रहे थे, ठीक है, आगे, और वापस आ रहे थे 20 मीटर/सेकेंड से। हमको फिजिक्स सिखाना है, इसलिए डाटा मैं इजी ही रखूंगा ज़्यादातर। ठीक है, और रैंडम चीज़ें आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उतना सा तो आपको पेपर में टाइम मिलता है, जे एडवांस का पेपर नीट तो है नहीं कि 1 मिनट में सॉल्व करना है, अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको। देखिए क्या हुआ, 40 मीटर/सेकेंड से जा रहे थे, 20 से वापस आ गए। पिछले वाले क्वेश्चन में 200 मीटर था, अगर मान लीजिए ये हो जाता 2000 मीटर, तो बताइए क्या होता हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। हम देखिए एवरेज स्पीड हो गया और ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी सीधा जीरो होगा, क्योंकि जाके यहीं आ जाएंगे। वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता होगा कि हम गए थे 2000, आए 2000, यानी कि हो गया 4000 मीटर। ठीक है, जाने में टाइम तो 2000 बटे लिखते 40, और आने का लिखते 2000/20। ठीक है, अब इससे ये जीरो कटा दिए, इससे ये जीरो कटा दिए, 2 से कटा देते हैं 100 आ जाता। ठीक है, 4 से कटा देते 50 आ जाता। इन दोनों में ये दोनों जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा पता है? ये बन जाएगा 4000/150। 150 सही है बिल्कुल। ये यहाँ से कट जाएगा, ये 400/15 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आंसर सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, अब सेम क्यों है थोड़ी देर में और पता चलेगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन था, इस बार भी 40 मीटर/सेकेंड से गए और वापस भी आ गए 20 मीटर/सेकेंड से, लेकिन ये दूरी इस बार दिया ही नहीं था, इस बार पूछा। तो अब हम सब क्या करेंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी से अब फिजिक्स हम सब एडवांस लेवल पे सीखना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ये मान लेते हैं ये सेपरेशन x था, तो चला कितना होगा x, आया कितना होगा x, यानी कि 2x चला है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिवाइड बाय जाने में टाइम तो x/40, आने में टाइम x/20। अब थोड़ा सा मैथ का स्किल्स दिखाना पड़ेगा, इसमें से x/10 कॉमन ले लें। ठीक है, x/20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा क्या 1/2, और यहाँ पे पूरा का पूरा निकल चुका है। देखिए ध्यान से, ये इसको काट देगा, ऊपर जाके हो जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक 3/2 आ जाएगा, 3/2।
2, ये बन जाएगा कितना 80/3। ध्यान से देखिए ये भी वही लिखा हुआ है 80/3। इसको फर्दर सॉल्व करते तो 5 से 3 बार में 5 से कट जाता 40, 8 बार में 8 पंचे 40, यानी कि 80/3 उससे पहले भी वही आंसर आता है यहाँ पे भी। ठीक है 80/3। बस ऐसे करके सॉल्व हो गया। तीसरा चीज देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम सब करते हैं। अच्छा, तो आपको पता चला एक बात कि पोजीशन चाहे 200 लें, 2000 लें या फिर एक्स ले लें, उस पर फर्क ही नहीं पड़ा। ये जो है ना पाथ से इंडिपेंडेंट था। क्या क्या था इंडिपेंडेंट? स्पीड। लेकिन हमें इसे ध्यान रखना होता है, हमेशा आंख बंद करके नहीं चलेंगे क्वेश्चन में, हमेशा करना होगा बेसिक रूप से चलेंगे। नहीं तो पता चला कि सबको सीख रहे थे, गलत आंसर आ रहा है। अगर आप गलती कर रहे हैं उसको सुधारिए। ठीक है, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए अगर 1 डिजिट में रैंक चाहिए तो। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म, अगर मान लेते हैं ये दूरी कितना नहीं पता, लेकिन यहाँ से आधा दूरी चलते हैं हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहाँ से हाफ सेपरेशन चले, फिर बाकी का सेपरेशन सोचे कि चलो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, एक काम करते हैं अपना रफ्तार को कम कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब बताइए एवरेज स्पीड कितना लगेगा? जो भी सेपरेशन बस हाफ बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। तो आप समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल डाटा हम मान लेंगे ये एक्स था और ये भी एक्स था, तो टोटल टाइम कितना हो गया। अब बेवकूफ़ी कैसे करेंगे, पूरे को मान लेंगे एक्स, ये बन जाएगा x/2, कैलकुलेशन लेंदी बन जाएगा। स्मार्टनेस अभी से सीखना है। ये एक्स लिए, ये एक्स लिए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो भी 2x ही हो जाता है इस केस में, इस बार जीरो नहीं होने वाला डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगता, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम हमें जाना था x सेपरेशन कितने से, तो 40 की रफ्तार से। समझ आ रहा है बात? ये क्या किया है मैंने, ये सेपरेशन बटे यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटे स्पीड कर दिया है, यहाँ पे फिर ये कर दिया। अब ध्यान से देखिए फिर 2x आ जाएगा, इसमें से x/20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इस x को x मार देगा, ये बन जाएगा 40, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2, ये फिर से बन जाएगा 80/3। यहाँ पे भी सेम आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क पता है क्या, कितना सा है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ था। एकदम चौक्का नहीं रहना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हम सब पढ़ते हैं। देखिए आज तो लगता है इसी में टाइम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन का टाइप बदल रहे हैं, देखते हैं आप बना पाते कि नहीं। हाँ सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से हम लोग जा रहे थे, आधा दूर नहीं बोले, आधा देर बोले, मतलब कुछ भी टाइम चला मैंने, मान लेते हैं टी टाइम हम सब चलते हैं और कुछ दूर पहुंचे। फिर सोचे कि उतना ही दूर चलते हैं 20 मीटर पर सेकंड से। फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुनिए कि हम 40 मीटर पर सेकंड से कुछ देर चले, दूर नहीं कुछ देर चले, उतना ही देर के बाद जब हम चल लेते हैं टी टाइम, उसके बाद हमने अपना रफ्तार कर लिया 20 मीटर पर सेकंड, और फिर सोचा कि चलो अब टी टाइम तक तो इतने से चले हैं, अब 20 से भी टी टाइम चलते हैं, तो बताइए उस टाइम में एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है सही। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब आप आंसर मैच करके देखिएगा आंसर सही आता है या गलत। तो फर्दर वही करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर टी टाइम तक 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हम लोग चलते हैं, इसका मतलब है हर एक सेकंड में 40 चल पाएंगे, तो टी टाइम में कितना चल पाएंगे 40 टी, और बाकी कितना चल पाएंगे, ये टी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी फिर 20 की रफ्तार से चलेंगे, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड चलते हैं, और टी सेकंड अगर हम लोग चलते हैं तो 20 टी चल लेंगे। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा, इधर का टी और इधर का टी, यानी कि 2t। तो इस बार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60t/2t, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर अलग है। इस बार यहाँ पे टाइम का बात कर रहे थे, अब देखिए इससे पूछा गया जेई में, नीट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन सब चीज़ का, 2 टकिया सब चीज़ों का। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब मैंने तो समझाने के लिए सब छोटा मोटा एग्जाम्पल लिया था। वो बोलेगा कि वी से चल रहे थे, HC वर्मा में भी ये क्वेश्चन है, अगर वी से चलते हैं और वापस लौटते हैं यू से कोई सेपरेशन में, तो बताइए कि एवरेज स्पीड कितना हो, एवरेज स्पीड कितना होगा। वेलोसिटी पूछता तो सीधा जीरो हो जाता है, क्योंकि जा रहे हैं वापस आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। स्पीड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक्स सेपरेशन होता तो ये 2x हो जाता, ये जाने का x आने का x डिस्टेंस, जाने में टाइम x/u, आने का टाइम x/v। ठीक है, उल्टा लिख दिया है पर भावनाएं वही है, आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x, इसमें से x कॉमन लीजिए, 1/v + 1/u आ जाता। अब ये देखिएगा नहीं तो कोई बात नहीं, ये x को मार देगा, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इसका एलसीएम लेंगे तो यू भी बन जाएगा,
और यहाँ पे u प्लस वी आ जाएगा, u भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2 टाइम्स यू वी बाई u प्लस वी आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ चुका होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हम सब दूसरे तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए टी टाइम की बात करते हैं कि टी टाइम यू से चले, फिर अगला टाइम टी से यू से चले, मतलब क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम सब यू से चलते हैं टी टाइम तक और वी से चलते हैं फिर अगले टी टाइम तक, तब आंसर क्या आएगा सोचिए। तब हम सब निकालते टोटल डिस्टेंस कितना होता है, यू टी होता है यहाँ तक का, फिर बाकी बचा होता वी टी और टाइम लगता 2t, इसमें से टी टी कट जाता कॉमन लेने के बाद, तो आंसर आता v प्लस यू बाई 2। तो देखिए एवरेज स्पीड जो है ना, दोनों केस में दोनों अलग आया है। ये क्वेश्चन HC वर्मा में भी दिया गया है और नीट में भी 2-4 बार पूछा गया है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम सब छोटी मोटी बातें आज सीखे हैं, अब कल से हम सब करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ पूछना हो तो भी बताएं, और उसके बाद बेसिक मैथ्स भी पढ़ना हो तो भी बिल्कुल बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, पहली क्लास है आज। ठीक है, फिर बाय बाय।